स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना। गुड इवनिंग बालक। So what is the golden rule? So this is your recap. ठीक है, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर्स हुए हैं। एक लेक्चर्स इंट्रो का था और दूसरे लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के कंटेंट को देखा था। यस, सो व्हाट वाज द गोल्डन रूल? क्या था गोल्डन रूल? बता सकता है कोई? गोल्डन रूल क्या था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, टॉप मैनेजमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इसी का, दैट्स करेक्ट, दैट वाज द गोल्डन रूल। किसी भी टर्म से पहले अगर स्ट्रैटेजिक टर्म आता है तो 3 चीजें जरूर होंगी, है ना। और वही हमारा क्या था? गोल्डन रूल था। वही हमारा क्या था? गोल्डन रूल था। तो गोल्डन रूल क्या क्या था? पहला, कि इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। ये हमेशा किससे कंसर्न होता है? टॉप मैनेजमेंट से। सेकंड, इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। और थर्ड क्या था? इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करेगा। ओके, सो दिस वाज आवर गोल्डन रूल, है ना। इसको कभी नहीं भूलना है। और हम जानते हैं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो कहीं भी अगर स्ट्रैटेजिक टर्म दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? ये गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, एसएम में हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को हम फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं, और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद हम कंट्रोल लगाते हैं। फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया और क्या लगाया? कंट्रोल लगाया। कंट्रोल लगाने से क्या होता है? रिजल्ट हमारे कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करते हैं रिजल्ट को, मतलब करेक्टिव एडजस्टमेंट करते हैं। अगर क्या हो? डेविएशन हो। अगर डेविएशन होता है तो क्या कर देते हैं? करेक्टिव एडजस्टमेंट कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या करना? एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन है ये। और फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या करना? क्राफ्ट करना, स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करना, क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजी या डेवलपिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, सुनते चलो ध्यान से। क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रैटेजी या डेवलपिंग ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, और इंप्लीमेंट करने का मतलब एग्जीक्यूट करना, और कंट्रोल करने का मतलब डेविएशन होने पे एडजस्टमेंट करना। ठीक है, ये हमने किया था। बट हमने साथ साथ क्या कहा था कि फॉर्मुलेशन से पहले भी हमें कुछ करना होगा, बिना उसके फॉर्मुलेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये कौन सा स्टेप था? क्वेश्चन मार्क वाला। क्या करना पड़ता था फॉर्मुलेशन से पहले? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इशिका, पुतुल एंड ऋषभ, करेक्ट आंसर। फॉर्मुलेशन से पहले क्या करना होता है? तो क्या कहते हो आप? फॉर्मुलेशन से पहले क्या करना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। फॉर्मुलेशन से पहले क्या करना होता है? आपने क्या कहा? सर एनालिसिस करना होगा ना। किसका एनालिसिस? तो आपने कहा सर बिजनेस एनवायरनमेंट का। किसका एनालिसिस? बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने कंपोनेंट? 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को एनालाइज करके मिलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल से मिलता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। याद है आपको एक बच्चा जो स्कूल गया था, उसको कुछ बड़े बच्चों ने कुटाई कर दिया था, उसका कुटाई मतलब पिटाई, है ना, पीट दिया उसको पकड़ के, याद है आप लोगों को? तो क्या आपने बच्चे को सलाह दिया था? वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, है ना, थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाओ, यानी कि वीकनेस कम करो, थ्रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ मैच करना चाहिए किसके साथ? अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी के साथ मैच कर जाए तो हम क्या करते हैं? अपनी स्ट्रैटेजी बना देते हैं। सो दिस इज स्वॉट एनालिसिस, मीन्स स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद ही हम क्या कर पाते हैं? फॉर्मुलेशन कर पाते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं। इसको हमने क्या बुलाया था? एसएम। एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल करके
जो हम ये कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर फॉर्मुलेटिंग, implementing and controlling, why we are developing a strategy, what is the objective of developing a strategy, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बता सकते हो मेरे को, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम कहते हैं सर ये नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं है, नॉर्मल मैनेजमेंट तो में तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम देखते हैं। नाउ दिस इज अ टोटली डिफरेंट मैनेजमेंट, दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो ये हमेशा फ्यूचर की बात करता है, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने की बात करते हैं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या कहा था हमने, एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, सम काइंड ऑफ एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर। यही हमारा मुद्दा है सर, यही सार है जीवन का। हमें कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट क्या करना होता है, किसी तरह का एडवांटेज क्रिएट करना होता है। एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर। क्या ये एडवांटेज प्राइस के टर्म में हो सकता है, बताओ मेरे को, यस और नो, यस। क्या ये एडवांटेज फीचर के टर्म में हो सकता है, क्या बोलोगे, यस। क्या ये एडवांटेज ब्रांड के टर्म में हो सकता है, बोलोगे यस। क्या ये एडवांटेज इंजीनियरिंग के टर्म में हो सकता है, बोलोगे यस। क्या ये एडवांटेज यूजफुल लाइफ के टर्म में हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, हाँ सर हो सकता है। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप हम एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, किस पे, कॉम्पिटिटर्स पे, है ना। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सबका यही जवाब था, सीए बोले तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, करेक्ट। और साथ ही साथ हमने क्या कहा था, नाउ टेल मी वन थिंग, कि ये जो अपन करते हैं ना, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, ये वाला जो हमने काम किया, एनालिसिस किया, तो ये हम कब करते हैं, ये हम कब करते हैं, ये सारा काम कब करते हैं, ऐसे करके ये वाला जो काम हमने किया ये कब करते हैं। कोई एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड नाम है कंपनी का, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एवरी 6 वीक्स में करेंगे, सॉरी 6 वीक्स नहीं, 6 मंथ्स, हाफ ईयरली करेंगे बोले तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करेंगे या 6 महीने में करेंगे, बताओ कब करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करेंगे या हर एक 6 महीने में करेंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा। अमर का कहना है बी, हर एक 6 महीने में करेंगे। इशिका का कहना है बी, हर एक 6 महीने में करेंगे। जीतू का कहना है बी। हा 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 हा। सर आप क्यों हंस रहे हो, मैं हंस नहीं रहा, मैं ठहाके लगा रहा हूँ, हा 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 हा। सर आपने तो पंगा किया ना, 2 ऑप्शन दिया आपने, है ना। आप तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकले। कल जो रवि था ना, रवि बड़ा बदमाश था, रवि के क्वेश्चन बड़े टफ थे कल। आप तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकले भाई। 2 ऑप्शन दिया आपने, तो कोई एक चूज करेंगे ना, मजबूरी है चूज करना, है ना। कॉन्सेप्ट तो बाद में देखेंगे सर, कॉन्सेप्ट तो जेब में रखा है, अभी बाहर निकालेंगे ना अभी, तो है ना। कंटिन्यूअस, ऋषभ बिल्कुल सही। साई का कहना है एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, ये भी सही आंसर है। इशिका का, इशिका ने फटाक से क्या किया, अपना आंसर चेंज कर लिया, है ना। सो हम कहते हैं सर दोनों गलत है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मुलेशन हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जाके हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। आपको नहीं लग रहा है थोड़ा अटपटा है, और हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी स्ट्रैटेजी बदलना है हमारे को। सो हम कहते हैं सर ये फाइलिंग थोड़ी हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी भी बदलना पड़ सकता है, कभी भी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनालिसिस जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, ये डायनामिक होता है ना, इसमें चेंजेस होती रहती हैं, और इसी चेंज को तो अपन रिस्पॉन्ड करते हैं ना, इसको हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। और ये चेंज फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के हिसाब से थोड़ी आएगा, ये तो हमेशा होता रहता है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या बोलोगे, दोनों ऑप्शन गलत है, आपका दोनों ऑप्शन गलत है सर। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है ना।
सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या इंश्योर होगा, बता सकते हो मेरे को? एसएम का कंटिन्यूअस होना किस बात को इंश्योर कर देगा? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब आप उस तरह से सोच पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। बताओ किस चीज को इंश्योर करेगा? कंटिन्यूअस होना किस चीज को इंश्योर करेगा? इसका जवाब जिसने दे दिया ना, उसका तो कॉफी बनता है अभी के अभी। जल्दी बताइए, इसका कंटिन्यूअस होना किस चीज को इंश्योर करता है? तो हमारा एसएम का प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। कभी भी हमें बदलाव करने की जरूरत हो सकती है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसका कंटिन्यूअस होना किस बात को इंश्योर करते हैं? सौरभ का कहना है डज नॉट एंड। अब ये क्या बात हुई? मतलब कंटिन्यूअस है तो ये खत्म नहीं होगा, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हम। पुतुल का कहना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ना हाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अचीवमेंट ऑफ गोल, स्ट्रेटजी कंटिन्यू करते रहेंगे, रिलायबिलिटी। कंटिन्यूअस है तो रिलायबल है। अब ये क्या बात हो गई? EIS का कॉन्सेप्ट यहाँ डाल रहे हो, है ना? तो कुछ तो बोलेंगे ना। हम थ्रेड्स को देख पाएंगे, मानसी का कहना है। नहीं बालक, बिल्कुल नहीं। रिलायबिलिटी कहाँ से पकड़ के लाए हो? EIS से? हाँ, तो इसलिए तो मैं पहले शुरू में थोड़ा सा माहौल बना देता हूँ कि हम एसएम पढ़ रहे हैं, ऐसा ना कि EIS में ये उलझे रह जाए। बताओ मेरे को। तो अगर ये कंटिन्यूअस है, डायनेमिक एनवायरनमेंट, जीतू, ओके, टू एनालाइज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या हुआ था? ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये हमेशा चलता है। मेंटेन द पोजीशन, शिवानंद, वेरी क्लोज। तो हम क्या कहते हैं सर? मैच मेंटेन रहता है, मैच क्रिएट कर पाते हैं। मैच, बैलेंस, फिट, अलाइन। याद है आपको ये सारे शब्द? मैच, बैलेंस, फिट, अलाइनमेंट बताया था ना, सिखाया था ना मैंने। मैच, बैलेंस, फिट, अलाइनमेंट, है ना? किसके किसके बीच? इंश्योर टू डील विद द डायनामिक एनवायरनमेंट देयर ऑफ वी कैन अडॉप्ट द स्ट्रेटजी एज पर द सिनेरियो। इंश्योर टू डील विद द डायनामिक एनवायरनमेंट, सो दैट्स द परफेक्ट आंसर, है ना? तो हम डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ क्या कर पाते हैं? डील कर पाते हैं। बिकॉज जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हम अपनी चीज़ों को चेंज करते हुए चलेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलेंगे। और आपको याद, आपको ध्यान में होगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसको इलाज करूंगा और क्लैरिटी आएगी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में और उसके एनवायरनमेंट में एक क्या बना रहता है हमेशा? हम क्या मेंटेन करके चलते हैं? मैच, बैलेंस, फिट, अलाइनमेंट बना के चलते हैं। तो आपको याद है जब आपने एसएम पढ़ा था तो एसएम के 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये वाला हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक हो गया कि हम क्या कर सकते हैं? डायनामिक एनवायरनमेंट में हम इजीली काम कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो वी कैन डील विद द डायनामिक एनवायरनमेंट। हाउ वी डील विद द डायनामिक एनवायरनमेंट्स? बाय कीपिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस। सो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है हम उसको क्या करते रहेंगे? रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। बात आ रही है ना समझ में? इजंट इट सिंपल, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ूं? इसका मतलब क्या हुआ? कहीं अगर दिक्कत हो ना, मामला उलझता लगे ना, दिमाग में उलझने लगे ना, तो बताना मेरे को, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने प्लान किया था, जो हमारी प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, ऑलवेज वैलिड। क्या वो हमेशा वैलिड होगा? जो हमारे प्लान्ड स्ट्रैटेजी है ऑलवेज वैलिड। अगर मैं फ्यूचर के सेंस में पूछूं तो क्या जो अभी हमने प्लान किया स्ट्रैटेजी, क्या वो हमेशा वैलिड रहेगा? फ्यूचर में भी वैलिड रहेगा? ऑलवेज वैलिड रहेगा? आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सो प्लान्ड स्ट्रैटेजी क्या हमेशा वैलिड रहेगा एज इट इज? नो, है ना? जवाब आना शुरू हो गया। क्या बोला आपने? नो, नहीं रहेगा सर। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एनवायरनमेंट आपका डायनामिक है। एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक है। तो जो कुछ भी आपने अभी प्लान किया है ये आपका एज इट इज नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेन है, या बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हैं? अनसर्टेन है। ये क्या होगा हमें खुद पता नहीं होता। हमने तो प्रिडिक्ट करके चले थे, लेकिन जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसके हिसाब से अगर नहीं हुआ तो तब तो मामला बिगड़ेगा। तो अगर मामला बिगड़ेगा तो हमें फिर से मिसफिट होगा, तो हमें फिर से फिट क्रिएट करना होगा। अच्छा, ये फिट करने वाली बात किसने बताई थी? बायोलॉजी में किसने कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे? चार्ल्स डार्विन ने ना।
चार्ल्स डार्विन, याद है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या याद रखना हमें? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो आपने कहा ऑलवेज वैलिड होगा, आपने कहा नो। सो देखो जवाब मिल रहा है मेरे को। अब आप कह रहे हैं कुछ रिएक्टिव भी होगा सर, कुछ रिएक्टिव भी होगा। रिएक्टिव क्यों होगा? तो आपने कहा इन रिएक्शन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स, ये जो अनसर्टेनिटी थी इसकी वजह से जो डेवलपमेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए वी नीड टू हैव सम रिएक्टिव एज वेल। तो कुछ प्लान हुआ, कुछ रिएक्टिव हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया था बताओ? क्या कहा था आपने कि जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी कैसा होता है? आपने कहा था सर वो होता है पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। वो पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ऐसा तो होगा ही ना होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है? डायनामिक है। क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है? डायनामिक है। इसलिए स्ट्रैटेजी क्या होता है? पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या हुआ? प्लान हो गया। और रिएक्टिव क्या हो गया? इन रिएक्शन ऑफ समथिंग, इन रिएक्शन ऑफ न्यू लर्निंग और इन रिएक्शन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर हम देखें तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं एसएम के, और एसएम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिनको हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल्स। स्ट्रैटेजिक लेवल की बात करी हमने। तो स्ट्रैटेजिक लेवल्स कितने होते हैं बालक? स्ट्रैटेजिक लेवल्स कितने होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? फटाफट बोलोगे। बहुत सिंपल है सर, 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं हमारे पास? 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के बाद बिजनेस लेवल, और बिजनेस लेवल के बाद फंक्शन लेवल, है ना? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। ठीक है, 3 होते हैं ना? अच्छा देखो, कहां रिस्क सबसे ज्यादा होगा? बता सकते हो मुझे कहां रिस्क सबसे ज्यादा होगा? कॉर्पोरेट लेवल पे रिस्क सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बिजनेस पे, उससे कम फंक्शन पे। कहां प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? कॉर्पोरेट लेवल पे, उससे कम बिजनेस पे, सबसे कम फंक्शन पे। कहां कॉस्ट ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट पे, उससे कम बिजनेस पे, सबसे कम फंक्शन पे। कुछ याद आ रहा है आपको? कहां ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा? तो आपने कहा कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कॉर्पोरेट लेवल पे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा बिजनेस लेवल पे। सबसे कम कोऑर्डिनेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑर्डिनेशन दिखेगा कहाँ? फंक्शन लेवल पे। याद है आपको? डे टू डे डिसीजंस कहाँ थे? फंक्शन लेवल पे। डे टू डे। यूजुअली पीरियोडिकल डिसीजंस कहाँ होते हैं? बिजनेस लेवल पे। और रेयर डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे, है ना? कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होता है? सीईओ। बिजनेस लेवल पे कौन होता है? बिजनेस मैनेजर। और फंक्शन लेवल पे कौन होता है? फंक्शनल मैनेजर्स। कुछ याद आया? ये हमारे 3 लेवल थे जिसको हमने क्या कहा था? स्ट्रैटेजिक लेवल। बिल्कुल सही, परफेक्ट। छोड़ दोगे आप लोग एग्जाम को ना, नजर ना लगे किसी की, है ना? किसी की नजर ना लगे, बुरी नजरों से बच के रहना है बस। आप मानते हो सर बुरी नजरों में? हम खुद तो नहीं मानते, बट बहुत लोग मानते हैं, है ना? ये आइडिया है। सो दिस ऑल अबाउट योर व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। अब हमारे पास एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का। उस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम आगे के चैप्टर पे मूव करेंगे। ये डिस्कशन कुछ ऐसा है, ठीक है? तो हम कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर हम थियरी पे जाएंगे, ठीक है? तो कंसंट्रेट रहना, कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद थियरी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये डिस्कशन कुछ ऐसा है, आप सब जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से, और आपको ये भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रेलेवेंसी पे हमें डिस्कशन करना है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्या रेलेवेंसी है, क्या रेलेवेंसी है कुछ खास तरह के बिजनेसेस के केस में। तो एक है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो उसके लिए एसएम का क्या रेलेवेंस है, ठीक है? दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसके लिए एसएम का क्या रेलेवेंस है, ठीक है? और इसके अलावा 2 स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस का डिस्कशन हम यहां करेंगे। एक है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, हॉस्पिटल्स वगैरह की बात कर लेते हैं हम, उसमें एसएम का क्या रेलेवेंस है।
और एक एजुकेशन में एसएम का क्या रेलेवेंस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसमें एसएम का क्या रेलेवेंस है। काला टीका लगाने का, बिल्कुल सही आलोक, है ना, बुरी नज़रों से बच के रहने का। कुछ लोगों की नज़रें बड़ी स्ट्रांग होती है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट एजेंसीज, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास ये 4 टॉपिक हैं जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। इन 4 टॉपिक को हमने फोड़ दिया तो हमारा चैप्टर 1 खत्म, है ना। स्टार्ट करें, कोर कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। आप लोग कंसंट्रेट रहिएगा, मेरे सवाल का जवाब देते चलिएगा। तो हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस। सो एज्यूम करो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई बताना चाहेगा। तो हम कहते हैं सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो पर्पस है, इसके होने का जो कारण है, इसका जो पर्पस है दैट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा। यानी कि इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा। तो अब यहां एक बात सोचो जरा आप, हम कह रहे इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो भाई कंपनी के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो अगर हम बिजनेस को देखें और मैं आपसे ये पूछूं कि बिजनेस के कितने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब इस पे एक बार बात करना जरूरी हो गया हमारा, हो गया ना, कि हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को तो समझें पहले। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो बिजनेस के कुछ बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हर एक बिजनेस को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। अब वो बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो होता है सर्वाइव करना, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल आपको क्या लगता है, हाउ सर्वाइवल कैन बी डिसाइडेड, कौन बता सकता है मेरे को, हाउ सर्वाइवल कैन बी डिसाइडेड, हाउ सर्वाइवल कैन बी डिसाइडेड, जल्दी बताओ। तो हम कह रहे हैं किसी भी बिजनेस का जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइव करना। तो हम कहते हैं सर्वाइवल क्यों पंगा है भाई, सर्वाइवल में क्या दिक्कत है, सर्वाइव करने में क्यों इश्यूज आते हैं, कैसे सर्वाइवल डिसाइड होगा, जल्दी बताओ, फास्ट क्विक क्विक रिप्लाई किया करो आप लोग ना। तो फास्ट ट्रैक है ना, एक बार तो पढ़ रखा है आपने, कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, शांतनु का कहना है। सर्वाइवल का मतलब है कॉस्ट कवर करना सर, है ना, कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट बोल दोगे ना शांतनु तो फिर कुछ बवाल क्रिएट हो जाएगा यहाँ, है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। अर्न मोर देन एक्सपेंडिचर, ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर पहुंच जाते हैं सर तो सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब ब्रेक इवन तक हमें पहुंचना है। ज्यादा कमाओ, आकाश का कहना है नॉर्मल प्रॉफिट, अमर का कहना है कंपटीशन। सो सर्वाइवल इज अ चैलेंज, बिकॉज क्या होगा कि जैसे आप कंपनी को लॉन्च करते हैं तो जाहिर सी बात है यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रेड कारपेट वेलकम, वो तो आपको मिलने से रहा, जाहिर सी बात है यू विल गेट द फियर्स कंपटीशन। आपको करना क्या होता है सर्वाइवल में, हम कहते हैं सर सर्वाइवल इज बेसिकली गारंटीड बाय द रेवेन्यू। सो इफ यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट यू विल सर्वाइव। सर्वाइवल का एक ही कंडीशन है कि आर यू एबल टू सेल योर प्रोडक्ट और नॉट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं इसका मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर जाओगे, सर्वाइव कर जाओगे। यानी कि सर्वाइव करने के लिए क्या करना है, हमारे को रेवेन्यू जनरेट करना है, मतलब मोर और लेस इट्स ऑल अबाउट मनी। तो अगर कंपनी क्या कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो कंपनी सर्वाइव करेगी। उसी को आपने अलग अलग शब्दों में कहा, आप सब सही हैं। सर्वाइव करने के अलावा जैसे ही सर्वाइव करते हैं तो सर्टेनली वी हैव टू गेन सम स्टेबिलिटी, हमारे को कुछ स्टेबिलिटी भी गेन करना होता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है, मान लो गुडविल क्रिएट करने की बात कर लो आप, एडवर्स सिचुएशन में भी हम काम कर पाएंगे, ऐसी स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे आप क्या कहते हैं अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए वेदर यू हैव द सरप्लस कैश विद यू और नॉट। कोविड आया था ना, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, क्यों, क्योंकि उनके पास रनिंग कॉस्ट पैसा ही नहीं था, रनिंग कॉस्ट को ये कवर नहीं कर पा रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ, दे वर नॉट एबल टू पे सैलरी एंड ऑल, तो शट डाउन हो गए बिजनेस, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम कहते नहीं ऐसे सिचुएशन में भी हम चल सके, दैट इज द स्टेबिलिटी।
है ना। साथ ही साथ हम कहते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू गेन द प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट अर्न करने की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने का मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं प्रॉफिट अर्न करने का मतलब हुआ कि हमारी अर्निंग हमारे कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट के अलावा हमारे को ग्रोथ भी करना होता है। तो हर एक बिजनेस की टेंडेंसी होती है क्या करने की? ग्रोथ करने की, एक्सेट्रा। अब सर्वाइवल की बात करें, जरा ध्यान देना, सर्वाइवल की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, इन सब में ना कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कंपटीशन आपको सब जगह दिखेगा, वो आपके ग्रोथ में भी बाधा डालेगा, आपके प्रॉफिट में भी दिक्कत करेगा, स्टेबिलिटी में भी दिक्कत करेगा, सर्वाइवल में भी दिक्कत करेगा। सो दैट यू विल हैव टू फेस दैट थिंग। वो ऑब्वियस है, कंपटीशन इज नेवर अ बैड लक, हमेशा याद रखना, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। कंपटीशन कभी बैड लक नहीं होता, कंपटीशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, उससे तो आपको गुजरना ही गुजरना है। अब हम कह रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं, इनका सोल पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट का सोल पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता तो क्या ये भी नहीं होंगे? क्या उन्हें सर्वाइव भी नहीं करना है? क्या उन्हें स्टेबल भी नहीं होना है? क्या उन्हें ग्रोथ भी अर्न नहीं ग्रोथ नहीं करना है? क्या आप बोलोगे नहीं सर ये सब तो वैलिड होगा ना, सर्वाइव भी करना होगा उन्हें, स्टेबिलिटी का भी इशू आएगा उनको, ग्रोथ का भी इशू आएगा उनको। अब सवाल आता है सर ग्रोथ कैसे होगा, स्टेबिलिटी कैसे होगा, सर्वाइवल कैसे होगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो? है ना, ग्रोथ कैसे करोगे बिना प्रॉफिट का? बताओ मेरे को, कौन यहाँ ज्ञान दे सकता है ना? हम कहते सर यहाँ कौन ज्ञान देगा? ग्रोथ तो तब तक नहीं होगा ना जब तक हमारे पास सरप्लस ना आए, है ना, जाहिर सी बात है। स्टेबिलिटी में भी हमारा पैसा क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। तो हम कहते हैं सर इसका मतलब ये है कि जो हार्डकोर कॉन्सेप्ट है आप उस पर रहो ना। आप ये कहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट जो है, जाहिर सी बात है वो सरप्लस चाहेंगे कि उनको सरप्लस मिले और वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट ये प्रॉफिट उनको क्या करना होता है? कमिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटली खर्च करना पड़ता है। So they cannot, distribute profit among the members. That cannot be done. उन्हें क्या करना होता है? उस प्रॉफिट को स्पेंड करना होता है ना। So they have to spend that profit. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। So not for profit का मतलब बिल्कुल भी हमें ये समझ के नहीं रखना। और अगर अब ये क्लैरिटी है कि ठीक है they will earn profit but they will have to spend it, है ना, यानी कि ये कंपनीज भी क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है, इनको भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जब तक इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक तो ये काम होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। प्रॉफिट नहीं मिला इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? लॉस ना, है ना। खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, भले वो आमदनी डोनेशन से आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप सरप्लस तो चाहोगे ना। नया ऑफिस खोलोगे, नए एरिया को कैटर करोगे, नया प्रोडक्ट ऐड करोगे, नई सर्विसेज ऐड करोगे, ये सब करने के लिए आपको फंड चाहिए, है ना। और फंड चाहिए तो आपके पास सरप्लस तो आना चाहिए, वरना ग्रोथ ही नहीं होगा। सो व्हाट यू आर सेइंग कि बट दे हैव टू स्पेंड इट, उन्हें क्या करना होता है? स्पेंड कर देना होता है ना, पैसा को वो रख नहीं सकते, नहीं रख सकते ना। दिस इज कॉल्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बताओ क्या एसएम वैलिड है? तो आपने कहा सर इसमें और बाकी कंपनी में कुछ खास फर्क तो हमें दिख नहीं रहा है, बस इसका पर्पस चेंज हो गया। इसका पर्पस कमर्शियल नहीं है, इसका पर्पस क्या हो गया? नॉन कमर्शियल हो गया। इसका पर्पस क्या हो गया? नॉन कमर्शियल हो गया। नॉन कमर्शियल पर्पस है इसका। जैसे हम कहते हैं आईसीआई, अब आईसीआई इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आईसीआई आप लोगों से पैसे चार्ज करता है, बच्चों से चार्ज करता है, मेंबर्स से चार्ज करता है ना। आईसीआई पैसे चार्ज करता है ना, क्यों करता है? सर्टेनली आईसीआई नीड फंड, इसको भी क्या चाहिए? फंड चाहिए, जिससे वो क्या करे? ऑपरेट करे, अपने आप को एक्सपैंड करे। अब एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, तो वो चार्ज करते, हर एक चीज़ के लिए चार्ज करते। फ्री में कोई सर्विस नहीं देता आईसीआई, नहीं देता ना, हर एक चीज़ के लिए वो क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। अब उसमें भी वो क्या करते हैं? क्या उसमें पैसा बढ़ता है? क्या फीस वगैरह बढ़ता है? क्या टाइम के साथ आप क्या बोलोगे? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर्टेनली दे विल बी ट्राइंग टू गेट एज मच मनी एज पॉसिबल, ताकि वो अपने एक्सपेंशन को क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। बट ऑब्जेक्टिव सर अलग है, नॉन कमर्शियल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन कमर्शियल है। सो दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंपटीशन नहीं है, उसको भी कंपटीशन है, एंड इट हैज टू फेस द कंपटीशन। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब बस ये है कि उनका सोल ऑब्जेक्टिव जो वो कमर्शियल कंपनीज नहीं है, प्रॉफिट कमाना उनका काम नहीं है। वो जो सरप्लस उनके पास आता है वो सरप्लस वो अगले साल तक क्या करते हैं? स्पेंड कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ वो भी करना चाहेंगे, और जब ग्रोथ करने की बात करें
या स्टेबिलिटी की बात करें या सर्वाइवल की बात करें, तो जाहिर सी बात है वहाँ उन्हें एसएम की ज़रूरत होगी. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. आईसीआई का एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? थियरी पढ़ोगे ना तो इट विल गेट कनेक्टेड. अब मैं देख रहा हूं मुस्कुरा रहे हैं कुछ कलाकार आईसीआई के नाम पे. क्या हो गया? है ना? आईसीआई बच्चों से एक बार बच्चा कहता है मेरे को, सर आईसीआई बच्चों से पैसे क्यों लेता है सर? आईसीआई के पास पैसे की कमी है क्या? इतना पैसा है आईसीआई के पास, फिर भी बच्चों से पैसे लेता है. बताओ कितनी गंदी बात है. तो दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते. केसेस वगैरह बना के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और कंटेक्स्ट बेस्ड आपको आंसर देना होगा. जिस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा. कोड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? आप बोलोगे यस, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए एसएम रेलेवेंट है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट को भी कंपटीशन को फेस करना है. नॉट फॉर प्रॉफिट को भी क्या करना होगा? ग्रो करना होगा, जिसके लिए एसएम क्या होगा? हेल्पफुल होगा. तो दे विल बी फॉर्मुलेटिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी. बस इतना फ़र्क है कि इनका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल नहीं है, ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये काम नहीं करती. ठीक है, दिस इज इट. अब आते हैं हम किस पे? सेकंड पे आ जाओ. गवर्नमेंट एजेंसीज. अगर हम गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अगर हम पीएसयूज की बात करें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करें, तो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या एसएम रेलेवेंट है? क्या एसएम रेलेवेंट है? आपका जवाब क्या होगा? स्ट्रेट अवे यस. आप बोलोगे हाँ सर यहां भी रेलेवेंट है, क्योंकि क्या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देखें तो इनको भी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशन मिलता रहता है. तो जाहिर सी बात है दे ऑल्सो हैव टू फेस द कंपटीशन. पीएसयूज को भी किसको फेस करना है? कंपटीशन को फेस करना है. अब तो और भी ज्यादा. और साथ ही साथ पीएसयू जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट क्या स्टेबल है? क्या नहीं ना, डायनामिक एनवायरनमेंट है. और अगर सर ये दो चीजें मेरे को जहां दिख गई वहां एसएम तो चाहिए ही चाहिए, बिना एसएम को तो काम ही नहीं होगा. They use strategy to demonstrate to the donor to receive donation. रमेश, किसके बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो बालक? राइट? तो इनको ये दो चीजें जहां आ गई वहां क्या चाहिए? एसएम चाहिए. बट गवर्नमेंट सेटअप में हमें गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में जब हमसे सवाल पूछा जाएगा ना, तो कुछ खास सवाल हमसे पूछे जाएंगे. अगर हम इनको कंपेयर कर लें, ऐसे सोचो कि गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपेयर करें तो क्या दिखता है हमें? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या दिखता है हमें? तो हम कहते हैं सर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इज अपनी प्रॉपर्टी. गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है. सोचो आप कितने रईस हो. ऐसे सोचना पड़ेगा आपको. ऐसे सोचो जरा, तो जीवन में क्या रखा है फिर? मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है. सोचो, है ना? गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें आप हिस्सेदार हो, है ना? अब मांगने मत पहुंच जाना मोदी जी के पास कि मेरा वाला दे दो मेरे को अलग करके, अब आपके साथ नहीं रखना मुझे. वो वाला सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है. बट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी है ना? हिम्मत है किसी की रेलवे को प्राइवेटाइज कर दे, है ना? अब जैसे गवर्नमेंट की एक कंपनी है इंडियन रेलवेज, हम कहते थे हिम्मत है किसी को प्राइवेटाइज कर दे. जैसे ही सरकार ने कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो फिर क्या किया? ये जो अपनी प्रॉपर्टी वाले थे इन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया, बेच दिया बेच दिया बेच दिया, है ना? क्या बोला? बेच दिया. मोदी ने सब कुछ बेच दिया, देश को कंगाल कर दिया, सब कुछ बेच दिया, सारे पैसे खा गए, है ना? मलाई खा रहा है मोदी, कहते हैं ना वैसा. अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी है ना? सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करोगे ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में whenever you are trying to apply some strategy, तो that is discussed on public domain. ये क्या होता है? ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस होता है ये. और पब्लिक डोमेन में जब डिस्कस होता है तो कहीं ना कहीं से पब्लिक डोमेन से क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है. और वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपको स्ट्रैटेजी पे दिखाई देगा. जैसे हम कहते हैं एक्विजिशन करना हो, LIC भेज दिया, है ना? वही तो मैं कह रहा था. अब मान लो एक्विजिशन करना है गवर्नमेंट एजेंसीज को, उन्होंने कहा हम किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो हम तुरंत बोलेंगे अच्छा उसको खरीद रहा है क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, तो ये मिली भगत है, भाई भाई है दोनों,
शुरू हो जाता है। सो हम जनरली क्या होता है कि लोग अपोज करते हैं। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन पब्लिक डोमेन, बिकॉज पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी इज पब्लिक कंपनी, लोगों की कंपनी है वो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक डोमेन में डिस्कशन होगा, यहाँ से प्रेशर बिल्ड होगा और वो प्रेशर आपकी स्ट्रैटेजी को शेप कर देगा, राइट। फर्दर देखो, दूसरी बात क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, मिनिस्ट्री इंटरफेरेंस आपको दिखेगा, आपको हर एक कंसर्न मिनिस्ट्री का आपको इंटरफेरेंस दिखेगा, गवर्नमेंट का आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। तो ये जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का और ये जो पब्लिक डोमेन पे डिस्कशन आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खत्म कर देता है। ये क्या कर देता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खत्म कर देता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी मर्जी से काम कर सको। तो अब मान लो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई भी पीएसयू था, अब ये पीएसयू का जो सीईओ है ना, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती। ये जैसे ही कोई डिसीजन लेना चाहता है, ये डाइवेस्टमेंट करना चाहता है, बवाल खड़ा हो जाएगा, है ना। ये अगर मान लो एक्विजिशन करना चाहता है तो बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमारे को दिखने को मिलती है जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। सो विजन मिशन में अगर मान लो विजन मिशन चेंज करना चाहे सीईओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, है ना। इतना आसान नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसमें इंटरफेरेंस आने शुरू हो जाएंगे और आप विजन मिशन भी चेंज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काउंटर पार्ट पे जरा एज्यूम करो, प्राइवेट में क्या होता है? हमने कहा प्राइवेट में तो सर कुछ भी होता है। अभी देखो पराग अग्रवाल को एलन मस्क ने हटा दिया और दूसरे दिन टॉयलेट सीट लेके चला गया कंपनी हेडक्वार्टर में। बताओ भाई साहब, मतलब आप समझ रहे हो ना, व्हेन यू आर सक्सेस सो एवरीथिंग इज अ स्टोरी। सो पराग अग्रवाल को हटा के उसने टॉयलेट सीट लेके चले गए कि टॉयलेट सीट जो है ये सीईओ के चेयर पे बैठेगा। अब इसका क्या जवाब है? कोई रोक टोक है उस पर? नहीं। अभी एक अफवाह थी या पता नहीं सही न्यूज़ था या क्या था, एलन मस्क ऐसा न्यूज़ मैंने कहीं पढ़ा था कि वो अपने कुत्ते को, जो उनका डॉगी है, उसको वो बोल रहे थे कि मैं ट्विटर का सीईओ बना दूंगा। अच्छा, मेरे को नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है, प्राइवेट कंपनी है ना। हो सकता है सर, बहुत कुछ हो सकता है। सर्टेनली उन्हें बेचना था, उन्होंने बेच दिया, उन्हें खरीदना था, उन्होंने खरीद लिया। आप किसी के साथ मर्जर करना चाहते हैं, आप फ्रीली करो, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है। आप अपने फर्म को बेचना चाहते हो, आप बेच दो। आप किसी दूसरे फर्म को एक्वायर करना चाहते हो, आप करो। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप करिए। आप किसी प्रोडक्ट को बंद करना चाहते हैं, आप करिए। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या होता है? दे हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उनके पास क्या होती है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। दे हैव द फ्रीडम टू टेक डिसीजन। वो फ्रीडम आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दिखाई नहीं देंगी क्योंकि यहाँ इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा है ना। मिनिस्ट्री का और पब्लिक का दोनों के इंटरफेरेंसेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। सो ये हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्कशन है, रहेगा ध्यान में। रेलेवेंट है क्या? हम बोलेंगे उसमें तो सर कोई शक की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बराबर का कंपटीशन मिल रहा है, डेफिनेटली रेलेवेंट है ना। रेलेवेंट तो है। सो दिस इज आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलो ये वाला भी हो गया मेरा। अब हम बात करते हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो पहले एजुकेशन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? एजुकेशन की बात करते हैं। तो पहला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो टीचिंग में भी क्या हो गया है, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तो कैसे क्लास चल रही है भाई? इंटरनेट पे। अब मान लो इंटरनेट पे क्लास चल रही है, अब मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है? बताओ, कुछ पता है मेरे को? कौन सर नीचे पैर ऊपर करके पढ़ रहा है? नहीं पता है ना मेरे को। मैं आपको देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ। आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ, आप मुझे देख पा रहे हो। मैं आपको भी देख सकता हूँ, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। जूम वगैरह पे क्लास करें तो हम क्या कर सकते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा हो सकता है। बट दैट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एसएम रेलिवेंट है या नहीं है? तो सबसे पहले तो हम कह देंगे हाँ जी है, बिल्कुल है। और आज के डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी क्या करती हैं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती हैं टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस और नो? क्या क्रिएट करती हैं? स्ट्रैटेजी क्या क्रिएट करने के लिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ध्यान देना सब। अब क्या क्या चीजें हो सकती है यहां, क्या क्या स्ट्रैटेजीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अप्लाई करती हैं? तो
किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, अच्छा मेरे को आप बताओ, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको। मान लो कोई कॉलेज है ना, इस कॉलेज का नाम है IIM अहमदाबाद, या एक इंस्टीट्यूशन है इसका नाम है ICAI, है ना। कोई मजाक नहीं करेगा, ठीक है। चैट वैसे बंद है आपका, इसलिए मैं आपका रिप्लाई नहीं देख पाऊंगा। आप जो रिप्लाई करोगे वो बाद में देख लूंगा। चैट बंद हो गया क्योंकि जो डिवाइस था वो डिस्चार्ज हो गया, तो मैं थोड़ी देर तक आप लोगों की बातें नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। अच्छा ध्यान देना, ये है ICAI। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, नो डाउट करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाता है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करता है। साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, इनका जो इंडस्ट्री है, इनका जो एनवायरनमेंट है, ये भी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। इनका जो एनवायरनमेंट है ये भी क्या है, हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आप देखोगे बहुत जबरदस्त तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना। और ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अब ये एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि देखते हैं लोग आके रोना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे, ये भी चल रहा है बहुत। मतलब ऐसा होता था कि शिक्षक जो होता है वो स्ट्रांग पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सही रास्ता दिखाए, है ना। तो टीचर कैसे रो सकता है बच्चों के सामने? नहीं रो सकता ना। टीचर बच्चों को क्या बोलेगा? कैसे भी हालात हो, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बताओ मेरे को, ऐसे ही बोलेगा ना। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, कुछ भी हालात हो, टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, रास्ता निकलेगा, फाइंड द सॉल्यूशन, बोलता हूँ। लेकिन क्या होता है, रोते भी है, अच्छा उसका अपना एक मजा है ना। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छा होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस माहौल, उस एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो एजुकेशनल सेक्टर में एक मैसिव शिफ्ट देखने को मिला है। उस मैसिव शिफ्ट के पीछे रीजंस क्या है? सो एक दो प्रोमिनेंट रीजंस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ IT, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। और IT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में एजुकेशन में। और इसने एक तरह से देखा जाए तो IT ने क्या किया, एजुकेशन में क्या ले आया, रिवोल्यूशन ले आया। क्या ले आया? रिवोल्यूशन ले आया। याद रखना, IT ने ही रिवोल्यूशन लाया है ना। रिवोल्यूशन लाने का क्लेम बहुत सारे लोग करते हैं कि मैंने लाया रिवोल्यूशन, मैंने लाया रिवोल्यूशन। ट्रस्ट मी, IT ने ही लाया है और किसी ने नहीं लाया है। और काफी कुछ चेंजेस आए, है ना। अब जो पैटर्न था टीचिंग का, जो पैटर्न था एजुकेशन का, उसमें भी चेंजेस आए हैं। इंडिया में भी स्किल पे ज्यादा फोकस गया, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे कम फोकस अब हो रहा है। NEP में इसी बात को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि बच्चों में स्किल डेवलप हो, है ना, नॉलेज बच्चों का बढ़े, फैक्ट वाला जो रटने वाला जो हिसाब किताब था वो क्या हो, कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। और NEP से ही अलाइंड आपके सिलेबस में जो प्रपोज चेंजेस है ना, जो हो सकता है मई 24 से एप्लीकेबल हो, वो जो चेंजेस है ना, वो भी NEP से क्या हो रहा है, अलाइंड है ना। आगे कुछ सवाल मत पूछना अभी, वरना फिर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। सो IT ने क्या लाया, चेंजेस लाया। तो एक तो ये चीज हमारे को दिमाग में क्या रखनी है, क्लियर रखनी है, ठीक है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में के इंडस्ट्री में जो चेंजेस दिख रहे हैं, उसका जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, IT है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स एज वेल, बट पॉलिसी रिफॉर्म्स इज नॉट आवर एरिया ऑफ कंसर्न। उसका डिस्कशन हमारे मैट में नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको दोबारा यहां लाता हूं। एक बार बताओ, ICAI बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाता है। ICAI बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाता है। ICAI सिलेबस के बारे में स्ट्रैटेजीज बनाता है, ये एलिजिबिलिटी के बारे में स्ट्रैटेजीज बनाता है ना, या इसके बारे में वो अपने डिसीजंस लेता है। इन्होंने सिलेबस के बारे में डिसीजंस लिए, एलिजिबिलिटी के बारे में डिसीजंस लिए, इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में डिसीजंस लिए, है ना, इन्होंने आर्टिकलशिप के बारे में डिसीजंस लिए, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब ये जो सारे डिसीजंस ले रहे हैं, इन्हीं स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस को आप स्ट्रैटेजी बोलोगे? यस और नो? इन्हीं स्ट्रीम ऑफ डिसीजन को आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटेजी बोलोगे? अल्टीमेट टारगेट क्या है ICAI का? आप बोलोगे ना, ICAI का अल्टीमेट टारगेट ये है सर कि ये सारा कुछ ये जो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कॉमर्स फील्ड के बेस्ट क्राउड को अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट बेस्ट क्राउड, व्हेन आई से क्राउड मींस स्टूडेंट। वो क्या कर सके, बेस्ट स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सके।
और जाहिर सी बात है कि आईसीआई यही चाहेगा कि कॉमर्स का जितना भी बेस्ट बच्चा है, टॉप ऑफ द लिस्ट, वो आए और वो सीए करे। यही चाहेगा ना। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको आईसीआई का प्रेसिडेंट बना दूं, अब मैं नहीं बना सकता, वोट से बनता है, वोटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। बट मान लो अगर आप लड़ोगे तो मैं समर्थन भी कर दूंगा, है ना। अगर आप बन जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलेगा ये बताओ। आपके दिमाग में भी तो यही चलेगा ना। आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कोई दोस्त फंसा हुआ है 5 साल से पहले उसको पास करा लेते हैं, ऐसा तो नहीं सोचोगे। क्या सोचोगे? ये सोचोगे ना कि बेस्ट क्राउड आए, बेस्ट स्टूडेंट आए। और ये जितना भी कुछ ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास क्या है, बेस्ट स्टूडेंट आए। ये सारी स्ट्रैटेजीज इसी पर्पज से बनाए जाते हैं, है ना। सेम विल हैपन इन एनी कॉलेज। हर एक कॉलेज क्या करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है टू अट्रैक्ट व्हाट, बेस्ट स्टूडेंट्स। अब यहां क्या क्या स्ट्रैटेजीज सर हम अप्लाई कर सकते हैं, जरा सोचो। आपने क्या कहा, जैसे आप कहते हैं कैंपस इंटरव्यू, ठीक है। आपने कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्या ऑप्शन दे दिया हमने, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन दे दिया हमने। ऑनलाइन कॉलेज डिग्री, आपने देखा है आज के डेट में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, ऑफर कर रही है। सो ऑनलाइन कॉलेज डिग्री क्या है, आपने कहा सर दैट इज द आईटी, या इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्ट्रेटजीज what are being offered by nowadays by the educational institutions to attract best crowd, और आप कह सकते हैं to nurture best talent in the industry, ताकि वो क्या कर सके, बेस्ट टैलेंट को नर्चर करें, बेस्ट क्राउड को अट्रैक्ट करें, बेस्ट स्टूडेंट को अट्रैक्ट करें, है ना। सो यही इनका क्या है, मकसद है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसएम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। याद रहेगा, ये कुछ स्ट्रैटेजीज को याद रखिएगा। अगर इन्होंने केस बनाया, मैंने आपको पहले ही बताया, केस बनाया तो कंटेक्स्ट बेस्ड आंसर होगा हमारा। जिस तरह का केस है, जिस तरह का सिनेरियो है, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। ये फंडामेंटल है हमारा। क्लियर है सबका? अब आप समझ गए ना आईसीआई क्या चाहता है, तो जो चाहता है उसको दे दो। सो दिस इज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेम विल हैपन इन द केस ऑफ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। आते हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कर लें। और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ जाते हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो कौन सा सेक्टर है बालक, ये हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है। आपको पता है, मम्मी पापा से पूछना, है ना, पहले क्या होता था, डॉक्टर को क्या कहते थे, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भगवान है कि नहीं, ऐसा कहते थे ना, पहले कहते थे डॉक्टर भगवान है। पहले क्या कहते थे, डॉक्टर भगवान है। पता है हम भगवान किसको कहते हैं, हम भगवान किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं हम सब भगवान उसको कहते हैं जो ना दिखे। जो ना दिखे वो या तो भगवान है या तो शैतान है, दो ही चीजें हो सकता है, बाकी सब कुछ दिखता है सर। जो ना दिखे वो या तो भगवान है या तो शैतान है, तो जो ना दिखे वो भगवान है। हम डॉक्टर को भगवान कहते थे ना, पहले पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था। पता है ये क्यों कहा जाता था, तो हमने कहा जो ना दिखे वो भगवान है। तो ये जो ना दिखे का मतलब समझो यहाँ आप, है ना, भावनाओं को समझना। जो ना दिखे का मतलब है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर उसे चेक करता था और डॉक्टर बताता था कि उसे क्या बीमारी हुई है। 99% केसेस में डॉक्टर ये बताता भी नहीं था कि उसको क्या बीमारी है, ये बताने की भी जरूरत डॉक्टर महसूस नहीं करते थे, वो इलाज कर देते थे, आदमी ठीक हो जाता था। तो हमने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, भगवान है, क्योंकि हमें तो कुछ दिखा नहीं, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, क्या सोल्यूशन है नहीं है ना। यानी कि होता क्या था, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो था वो लिमिटेड था। इंफॉर्मेशन क्या था, लिमिटेड था। इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल विद डॉक्टर ओनली। पेशेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, उसे कुछ नहीं पता होता था कि उसको हो क्या रहा है। और जब ये पेशेंट को ये समझ में नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और सारा जानकारी किसके पास था, डॉक्टर के पास था, इसका मतलब डॉक्टर के पास क्या था, बहुत ज्यादा पावर था। एंड दैट पावर वॉज बेसिकली पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। और जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो उसको क्या बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, है ना। अब आज आप लोग नहीं बोलोगे भगवान है,
है ना, नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलते आप? द रीजन इज वेरी सिंपल कि क्या हुआ, इस गेम चेंजर कौन है? इंटरनेट। हम कहते हैं आज के डेट में क्या हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने एलिमेंट के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकता है। तो सर्च ऑनलाइन, और ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे रिलायबल सोर्सेज भी हैं। मतलब जनरली ये होता है कि गूगल, हमें सर्दी जुकाम भी हुआ, गूगल किया हमने, वो कैंसर बता देता है। हाँ, इस चक्कर में नहीं पड़ने का। बट अगर देयर आर सम रिलायबल सोर्सेज एज वेल, जहां से हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज या जो भी हम फील कर रहे हैं, सो वी गेट इंफॉर्मेशन देयर ऑन द इंटरनेट। तो जो इंफॉर्मेशन पहले सिर्फ डॉक्टर के पास था, वो इंफॉर्मेशन अब आज के डेट में किसके पास भी है? पेशेंट के पास भी है। दे कैन सर्च एलिमेंट ऑनलाइन। और ये जो पावर शिफ्ट हो गया, तो लोगों ने भगवान कहना क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना, बिकॉज दे नो वेरी मच। बहुत सारे लोग तो अपना इलाज खुद भी कर लेते हैं, हालांकि ये सजेस्टेड नहीं है। हाँ, वैद्य नारायण हरि शिवानंद, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता था, राइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि सर जो पावर है वो शिफ्ट हुआ है, एंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन है, नो डाउट, साथ ही साथ पेशेंट के पास भी इंफॉर्मेशन है। दे कैन सर्च ऑनलाइन एंड दे कैन गेट सम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। सो पावर का क्या हुआ है? शिफ्टिंग हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जब हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस कई तरह की स्ट्रैटेजीज इन्होंने अप्लाई करनी शुरू करी है। जैसे हम कहते हैं कि मान लो किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, तो अब ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपका हॉस्पिटल जाना या लैब जाना जरूरी नहीं है। वो क्या करते हैं, उस सैंपल का होम कलेक्शन कर लेते हैं। वो घर, हमारे घर पे आएंगे और ब्लड लेके चले जाते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया, उसको टेस्ट किया। तो टेस्ट रिजल्ट के लिए भी हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। जो ब्लड टेस्ट का रिजल्ट था, जो भी टेस्ट रिजल्ट था, वो हमें क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। उन्होंने हमें क्या कर दिया, ईमेल कर दिया। अगेन देखो, यू आर यूजिंग व्हाट? आईटी। आप क्या यूज कर रहे हैं? आईटी यूज कर रहे हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो आज के डेट में क्या कर रहे हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर रही हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्वायर्ड एम्बुलेंस एज वेल। अगर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एम्बुलेंस को एक्वायर किया, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हॉस्पिटल आज के डेट में क्या चाहती है कि हमारे पास क्या हो, एम्बुलेटरी सर्विसेज हो। हर एक हॉस्पिटल के पास क्या होना चाहिए, एम्बुलेटरी सर्विसेज होना चाहिए। सो दे मे एक्वायर द एम्बुलेटरी सर्विसेज। और अगर उन्होंने एम्बुलेटरी सर्विसेज को एक्वायर किया, सो दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सो लाइकवाइज मेनी स्ट्रैटेजीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द पेशेंट्स। वो क्या करें, पेशेंट्स को हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। इस पर्पज से बहुत सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर रही हैं। तो यही है आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 1, है ना। सो वी आर डन विद दिस। क्लियर है सबको? ठीक है, देखो फटाफट, मैं थियरी पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ना, आप नहीं देंगे, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। कहाँ क्या है देखना, SM इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। There are many organizations around us which do not have any commercial objective of making profit. Commercial objective of making profit नहीं है, मतलब चैरिटेबल हो सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकता है, सोशल पर्पस के लिए हो सकता है, एंड सो ऑन. Their main aim is to provide services to members, beneficiaries or public at large. A non-commercial organization come to existence to meet the need not met by the business enterprises. हमने कहा जो बिजनेस फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं वो जिन नीड्स को कैटर नहीं कर रही हैं, उन नीड को कैटर करने के लिए जनरली क्या होता है, नॉन कमर्शियल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी. इनके द्वारा भी एसएम यूज होता है. द एसएम प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली बाय काउंटलेस नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. Many non-profit and governmental organizations outperform private firms and corporations on innovativeness, motivation, productivity and human relations. So एक बात और याद रखना, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि donations, it's not always about donations. So ऐसा भी हो सकता है, you are selling some services or some product, still you are not for profit. Schools, है ना, तो जरूरी नहीं है वो डोनेशन ले, है ना, कोई जरूरी नहीं है. बहुत को मिलती है, बहुत को नहीं मिलती है. आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, फिर ATC की बात आ जाती है ना. मान लो जिनके पास नहीं है तो क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है? अभी भी वो नॉट फॉर प्रॉफिट है ना. सो दैट डिपेंड्स. यू माइट बी सेलिंग सम सर्विसेज, है ना. हो सकता है आप सर्विस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं, उससे आपका काम चल रहा है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक योर
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना? क्या ध्यान में रखना है? ICAI, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा, ठीक है? आ जाओ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग SM एंड कॉन्सेप्ट मोर फ्रिक्वेंटली. अब यहां हमें क्या ध्यान में रखना है? देखो, द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस have also joined hands with the industries to order to deliver education to make graduate more employable. Industrial training, क्या ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है? आपको भी मिलता है ना, आपको भी मिलता है. तो क्या कर रही है कॉलेजेस? इंडस्ट्री के साथ मिलती हैं, टाई अप करती हैं और क्या प्रोवाइड करती है बच्चों को? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज. कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन कहाँ? आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में. मुस्कुराइए, है ना? मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, दैट विल बी देयर. अब देयर इज अ कॉनकॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. ये कंप्लीटली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है. इस एग्जांपल को याद रखना, ऑल इंटरनेट लॉ स्कूल. ये क्या है? ऑल इंटरनेट लॉ स्कूल है. ध्यान में रखोगे. ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज, है ना? सो क्या क्या आ गया हमारा? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज आ गई. ठीक है, दैट्स इट. ये हमारा क्या हो गया? एजुकेशनल हो गया. इन सबको हाईलाइट कर लेना. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आ गया, कंप्यूटर एंड IT का इंट्रोडक्शन आ गया, ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज आ गया. और हमें क्या करना है? कॉनकॉर्ड यूनिवर्सिटी को एज एन एग्जांपल याद रखना है. यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, ये क्या है? दिस इज कंप्लीटली ऑल इंटरनेट लॉ स्कूल. अब आ जाओ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस. मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये वाला पैराग्राफ को मार्क करके रखना है, इसको ध्यान में रखना. अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर will require renewed and deepened collaboration with physicians who are central to hospital well-being and a reallocation of resources from acute to chronic care in home and community settings. यही गेम चेंजिंग है बेसिकली. सबसे पहला जो हॉस्पिटल्स है उनका रिलेशनशिप किसके साथ? फिजिशियंस के साथ, कि बेटर फिजिशियंस, टॉप डॉक्टर्स को वो क्या कर सके? अवेलेबल करा सकें. तो दे नीड टू हैव अ डिपेंड कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स. एंड द सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि अब हम कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाके तो हम बहुत सारे सर्विसेज लेते ही लेते हैं, बट यू हैव टू डिलीवर दो सर्विसेज टू होम एंड द कम्युनिटी सेटिंग्स. जैसे आपने देखा होगा वैन वगैरह होता है, ब्लड कलेक्शन कैंप लगता है, या फिर आपने देखा होगा आईज वगैरह के चेकअप के लिए कैंप्स लगाती हैं हॉस्पिटल्स डिफरेंट एरियाज में. फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है. सो माइनर सर्जरीज जो होती हैं या माइनर जो हेल्थ चेकअप होता है उसके लिए आउटरीच कर रही है हॉस्पिटल्स आज के डेट में. दे आर गोइंग टू द कम्युनिटी, दे आर ट्राइंग टू provide that at your home. So there are a lot of institutions as well, medical organizations जो आपको डॉक्टर भी अवेलेबल करते हैं फॉर विजिट. आपके घर पे आके विजिट करेंगे, दे विल चार्ज अकॉर्डिंगली. सो ये एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में. बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज दैट सम हॉस्पिटल्स आर परस्यूइंग इंक्लूड एक्वायरिंग एम्बुलेटरी सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. इसको हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं. बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे. इसके अलावा इसको ध्यान में रखना है, the 10 most successful hospital strategies are providing free-standing outpatient surgery center, outpatient surgery and diagnostic center, physical rehabilitation center, home health services, cardiac rehabilitation centers, preferred provider services, industrial medicine services, women medicinal services, skilled nursing and psychiatric services. ये 10 most successful hospital strategy है. इसको एक बार गो थ्रू करके जाना, रटना मत, है ना, लेकिन इसको आपको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है ना. ये 10 याद रहना चाहिए. अगर आपको डिफिकल्ट इसमें हमें समझना नहीं, अब हम जाहिर सी बात है मेडिकल साइंस तो पढ़ नहीं रहे, बट ये स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, एक नज़र देख के जाना. गवर्नमेंट एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर इंक्रीजिबली आर बीइंग यूज्ड, वो तो होगा ही होगा, है ना. टैक्स पेयर का पैसा है, उसको आपको क्या करना होगा? कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करना होगा, है ना, to provide services and programs. You have to deal with the competition as well. But strategists in government organizations operate with less strategic autonomy. हमने कहा था इनके पास strategic autonomy होती ही नहीं है ना. Less strategic autonomy है. Then they are the counterpart in the private firm. Public enterprises generally cannot diversify into unrelated businesses. जैसे ही आप diversify करने जाओगे पब्लिक डोमेन पे डिस्कशन होगा और आपको रुकना पड़ेगा. और merge with other firm, merger भी possible नहीं हो पाता है.
Government strategies usually enjoy little freedom. Governmental strategies little freedom in altering the organization's missions or redirecting objective. So आपके पास ज़्यादा freedom नहीं होगा. अगर आप ऑब्जेक्टिव भी चेंज करना चाहते हो तो यू विल हैव द लिटिल फ्रीडम. हमने शुरू में ही कहा था ऑटोनॉमी आपकी कम हो जाती है. सो आप ऑब्जेक्टिव बदलना चाहोगे, विजन बदलना चाहोगे, कंपनी का डायरेक्शन चेंज करना चाहोगे, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. Legislations and politicians often have direct or indirect control over major decisions and resources. अब जो लॉ मेकर्स है, जो पॉलिटिशियंस है, इनका डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल. जनरली एमडी जो होता है वो क्या होता है, कोई नेता ही होता है, उसी को अपॉइंट किया जाता है. But in government agency and department are finding that their employees get excited about the opportunity to participate in the strategic management process and thereby have an effect on the organization's mission, objectives, strategy and policies. हम कहते हैं हाँ लोग interested हैं, people are interested of the government organizations as well, but you know there are some limitations. जिन limitations में government organizations क्या करती हैं, operate करती हैं. This is all about your chapter number 1. बताओ ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए. अरे बोलो.